इस बीच जो खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के बाली में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। वहां पर झड़प हुई है पुलिस और कुछ लोगों के बीच। ये देखिए, पुलिस इसके बाद एक व्यक्ति को उठाकर ले जाते हुए गाड़ी में रखकर इसको उस जगह से दूर लेके गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पश्चिम बंगाल के बाली की तस्वीरें हैं जहां पर झड़प हुई है पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच। पुलिस ने लाठीचार्ज किया वहां पर लोगों को जो झड़प में शामिल थे उनको इधर उधर करने के लिए। और देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति को उठाकर ले जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह की बाधा ना हो। आज दूसरे दौर का मतदान है, आखिरी दौर का मतदान है पश्चिम बंगाल में, और ये शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए तो सेंट्रल फोर्सेस यही कोशिश कर रही है। सतीश जी, जो बात मैं कह रही थी, हमने शुभेंदु अधिकारी को सुना और भाईपो जो ममता बनर्जी के नेफ्यू हैं अभिषेक बनर्जी को सुना। वो बहुत संभल कर रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि शुभेंदु अधिकारी बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो कहाँ से आ रहा है ये आत्मविश्वास? कहाँ से आ रहा है? ऐसे दोनों तो बड़े विवादास्पद व्यक्ति है, दोनों केस मुकदमे के शिकार रहे। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी और टीएमसी में रिवॉल्विंग डोर रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ये रहा है। और यही दोनों मैनेजर हैं दोनों पार्टियों के चुनाव के। हालांकि अमित शाह भी वहां पे हैं। हाँ, शुभेंदु अधिकारी को तो अपना दिखाना है, उनको तो अपना कॉन्फिडेंस तो दिखाना पड़ेगा। हाँ, आपकी बात सही है कि जो जिनको वाइको कहा जाता है, अभिषेक बनर्जी, भाईपो, हाँ, तो वो थोड़ा सा उत्तेजित लग रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो बता रहे गोदी मीडिया क्या बोल रहे हैं, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि थोड़ा हो सकता है कॉन्टेस्ट हो, कह सकते हैं। लेकिन आज का पोलिंग में, मतलब जो सेकंड फेज है, उसमें तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी का पलड़ा भारी रहेगा। हाँ, लेकिन सतीश सिंह, 15 साल का शासन, एंटी इनकम्बेंसी, बढ़ा हुआ वोट, ज़्यादा बम्पर वोटिंग होना, एसआईआर में जो डेड लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो वोटर नहीं हैं, उनके नाम कट जाना, ये सब मिलाकर किस और इशारा कर रहा है? देखिए विकास, एक बात जब आप कहते हैं कि मरे हुए लोगों का वोट कट जाना, इस बार तो पता नहीं वो 27 लाख जो वोट कटे वो मरे हुए हैं या अवैध है, क्या है ये आपको पता हो तो बताइए। कुल 93 लाख वोट कटे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ फोकस 27 लाख पे, सिर्फ उसी पे है कि अगर वो वैध है या अवैध है ये तो बता देते। ये अभी तक नहीं पता चला। तो वो खाली मुद्दा नहीं है। बात ये है कि जो बंगाल का अस्मिता है, हिंदी भाषा का है, बाहरी का बात है, महिला वाला बात है, ये सब किस तरह से प्ले हुआ है, और जो लोग अभी वोट देने आ रहे हैं वो किस मानसिकता से वोट करें, इस पर निर्णय होगा। मैं ये भी कहता हूं कि थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी हमें भी दिखा है ममता के खिलाफ, लेकिन क्या वो इतना ज्यादा है? मान लेते हैं, चलिए मुसलमानों का लेते हैं। अब तो बोलते हैं मुसलमान बोला जाता है। मुसलमानों का अगर एक वोट भी पड़ेगा तो आपको नहीं लगता कि वो सीधा सीधा ममता को जाएगा? नहीं, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। तो आपको लगता है कि हिंदुओं का 2014 के बाद से मुस्लिम एकदम टारगेटेड वोटिंग कर रहा है, जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देगा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या फिर आपको लगता है जिस तरह से मुसलमानों का एक मुश्त वोट ममता को जाएगा, तो आपको लगता है कि बंगाल भद्रलोक में हिंदुओं का पूरा वोट हिंदुत्व के नाम पे पड़ जाएगा? जो पिच की आप बात करें अजीत जी, जिस पिच पर ममता बनर्जी या टीएमसी अभी तक खेलती रही, उसी पिच को अब बीजेपी ने इस कैंपेन में अपना बनाने की कोशिश की। चाहे वो बंगाली अस्मिता की बात हो, चाहे कल्चरल सिंबल्स की बात हो, अब टीएमसी नहीं बीजेपी इस दौरान पूरी बात करती रही। आपने प्रधानमंत्री को देखा, आपने गृह मंत्री को देखा। तो ऐसे में जो ये चुनौती है या जो चैलेंज है उस सेम पिच पर खेलने के लिए, तो नुकसान किसका होने वाला है? देखिए, है क्या, हम लोग पहले भी बोले कि 142 सीट जहां पर है वो ममता का गढ़ है, पर उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है, अर्बन वोटर, रूरल वोटर। कलकत्ता के इलाका जो है करीब 50-60 वहां जो कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पे जो है ये जो मान लीजिए कि कलकत्ता का जो वहाँ पर रोड, सड़कें बड़े बड़े पतले पतले हैं, या मान लीजिए वहाँ का इनफैक्ट हाईलाइट भी लोग बीजेपी ने किया है कि यहाँ का जो एवरेज स्पीड है वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, पूरे भारत का सबसे स्लो। वहाँ पर लोगों को गुस्सा 2024 में वो फेमस जो रेप केस हुआ
आरजीकर मेडिकल कॉलेज जी। में, तो उसके कारण औरत वोटर भी जो है ममता के खिलाफ हो गई। तो अर्बन इलाके में काफी गुस्सा है। भवानीपुर लीजिए, भवानीपुर में 34% लोग जो हैं वो नॉन बंगाली हैं, मारवाड़ी, गुजराती, बिहारी, पंजाबी, ये जो हैं ये बीजेपी की तरफ झुक गए हैं। तो वहां पर फॉर्चुनेटली 42% जो है बंगाली वोटर है और करीब 24% मुसलमान। पर मुसलमान वोटर जो है वो एसआईआर में जोरदार रूप से कट गया है। तो उसीलिए मौका लग रहा है कि हो सकता है कि शुभेंदु चैलेंज कर दें तृणमूल को नॉन बंगाली वोटर्स के बेस पर। और ये जो अर्बन एंगर जो है ना, शहर के लोग जो गुस्साए हुए हैं स्पेशली कलकत्ता के इलाके में, तृणमूल के साथ है कि उसका असली स्ट्रेंथ है साउथ 24 परगना, उसके बाद जो सुंदरबन का इलाका है, जो बैकवर्ड इलाका है नॉर्थ 24 परगना, उस इलाके में। पर ये जो अर्बन इलाका है वहां पर देखा जा रहा है कि एक तरह का नया हवा है जो कि परिवर्तन का हवा है। उसी हवा को टैप करने की कोशिश कर रही है। सतीश के सिंह, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं देखिए, अर्बन में तो भारतीय जनता पार्टी तो मुख्य रूप से मैं अभी भी मानता हूं पूरे भारत के स्तर पर कि अर्बन पार्टी ही रही है। नहीं, लेकिन सतीश जी, बंगाल और पंजाब दो ऐसी जगह हैं जहां पर उल्टा है। यहाँ पर देहात की पार्टी रही। अजीत झा वहां के रहने वाले हैं, वो बताएंगे कि शहरी इलाकों में बीजेपी कमजोर थी पश्चिम बंगाल में, इस बार उल्टी हवा बह रही। नहीं, उल्टी हवा क्या बह रही हो तो अभी बाद में पता चलेगा। वो हवा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अर्बन एरिया में, जैसा अजीत जी ने कहा कि महिला वोटर, आप कहिएगा कि एक महिला अगर 100% है तो महिला का इतना एंगर ज्यादा है कि वो ममता के खिलाफ पूरा का पूरा वोट कर देगी, मैं नहीं समझता। वो है कि महिला में कुछ, अगर 25% भी भारतीय जनता पार्टी ने ब्रेक कर लिया है तो ममता के लिए मुश्किल है। अर्बन एरिया में निश्चित रूप से थोड़ा बीजेपी को रहता है, शुरू से भी रहा है और अभी भी रहेगा। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप ये देखें तो पूरा बंगाल, मैं तो मानता हूं कि 80 to 90% बंगाल रूरल है। तो 80-90% रूरल में क्या भारतीय जनता पार्टी प्रविष्ट हो पाई है, पेनिट्रेट कर पाई, ये बड़ा सवाल। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती मौजूद हैं। हम यहाँ चर्चा मनोरंजन इस बात पर कर रहे हैं कि जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है, जो अर्बन एजुकेटेड महिला है, आरजी कार एपिसोड के बाद और उसके बाद जो मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आए, उसको लेकर एक नाराजगी रही है अर्बन महिलाओं में। इसका क्या रिफ्लेक्शन ग्राउंड पर आपको देखने को मिला है? क्या ये मुद्दा है वहां पर एजुकेटेड महिलाओं में, यूथ में? देखिए, मैं जहां पे खड़ा हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभिषेक बनर्जी जो है अभी भी मीडिया से बात कर रहे हैं इस बूथ पर। अभिषेक को मैं एक बार, उनका ये कहना है कि देखिए जो तो ये रोड शो की तस्वीरें। दूसरी तरफ बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेशन के लिए पहुंच चुके हैं। उनका भव्य स्वागत वहां किया जा रहा है और ये रोड शो की तस्वीरें हैं। और गंगा एक्सप्रेसवे जो जोड़ेगी मेरठ से प्रयागराज को, और कहा जा रहा है कि ना सिर्फ एक आम नागरिक को इससे बहुत सहूलियत होगी बल्कि एक नोएडा मॉडल का भी एक 2.0 होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल बेल्ट इस एक्सप्रेसवे में निकलेगा। तो ये तस्वीरें आ रही है बनारस से, उनके संसदीय क्षेत्र में, जहां पर वो इसको इनॉग्रेट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये आज की बड़ी खबर भी है। एक तरफ जहां बंगाल आज दूसरे दौर के मतदान के लिए वोट कर रहा है, चुनाव के लिए वोट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बनारस में हैं गंगा एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट करने के लिए। उनके रोड शो की ये तस्वीरें आ रही हैं। और सिकता, हमने देखा कि केवल चुनाव के समय असल में रोड शो होता है, बाकी वक्त जब भी प्रधानमंत्री वाराणसी जाते हैं, काशी में जाते हैं, तो जिस रास्ते से गुजर रहे होते हैं वो रफ्तार धीमी कर लेते हैं क्योंकि लोग वहां पर स्वतः स्फूर्त आ जाते हैं। तो रोड शो औपचारिक रूप से नहीं होता, अनौपचारिक रूप से। बहुत सारा अपडेट से दो तरफ से आ रहे। मिथुन चक्रवर्ती इस वक्त बात कर रहे हैं। গ্যারান্টেড খুব ভালোই হবে। নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে আমার তরফ থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গ্রেট সাকসেস এন্ড এইবারের ইলেকশন খুবই ভালো হবে। आई एम वेरी श्योर। सर, पहले फेज में जो चुनाव हुआ 90% लगभग शेयर रहा, वोटिंग शेयर बढ़ा है इस बार,
तो इस सेकंड फेज में क्या उम्मीद है, क्योंकि आप यहाँ पे लोगों से भी मिले, फैन से भी मिले, क्या लग रहा है? जो देख रहा हूँ जो फ्लो चल रहा है तो मुझे लगता है वैसा ही होगा, 90 के ऊपर जाएगा। चलिए, और अगर गया तो समझ लीजिए क्या होने वाला, बहाव आने वाला। फर्स्ट फेज में लेकिन सेकंड फेज में तो 90 से ऊपर जाएगा वोटिंग परसेंट, ये कह रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती। और अब हमारे सहयोगी रणवीर सिंह जुड़ चुके हैं बनारस से, जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है। वो गंगा एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट करने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। रणवीर, हम देख सकते हैं उत्साह है लोगों में खासा इस बड़े आयोजन को लेकर। क्या तैयारी इस वक्त ग्राउंड में, और क्या कार्यक्रम रहेगा आज प्रधानमंत्री का वहां पर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में वो माथा टेकने पहुंचने वाले हैं। उनका काफिला मंदिर के नजदीक पहुंच चुका है और इसके बाद वो वाराणसी से निकलेंगे हरदोई के लिए, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे का वो उद्घाटन करेंगे। वो गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा, 594 किलोमीटर लंबा ये जो एक्सप्रेसवे है, इसका आज लोकार्पण करके प्रधानमंत्री देश के लोगों को सौंपेंगे। तो ये एक बड़ा दौरा है, क्योंकि कल पीएम मोदी जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के एक महिलाओं का सम्मेलन था उसमें पहुंचे थे, उसमें भी काशी के लिए 6,330 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 2 नई अमृत भारत ट्रेनें जो कि वाराणसी से पुणे और अयोध्या से मुंबई को जोड़ने वाली ट्रेनें हैं, यानी उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने वाली 2 ट्रेनों का उद्घाटन किया। इसके अलावा जो रेलवे का पुल है बनारस में, वो काफी जर्जर हो चुका है, अंग्रेजों के जमाने का पुल है। ऐसे में इस नए पुल के शिलान्यास का भी कार्यक्रम जो है कल हुआ था और आज बाबा विश्वनाथ के दरबार में पीएम मोदी माथा टेकने पहुंचे हैं। वो बाबा विश्वनाथ जिनका आशीर्वाद लेकर के वो चुनाव की शुरुआत भी कर चुके हैं 2014 में और यहाँ से तीसरी बार वो सांसद हैं। तो आज फिर बाबा विश्वनाथ के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं अगले कुछ मिनटों में, और उसके बाद जब वो पहुंचेंगे वहां पे पूजा पाठ करेंगे और पूजा पाठ करके वो यहाँ से वाराणसी से लखनऊ जाएंगे अपने प्लेन से, और लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए वो हरदोई पहुंचेंगे। और हरदोई वो मिड पॉइंट है गंगा एक्सप्रेसवे का, जहां पर पीएम मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। तो मेरठ से प्रयागराज एक ऐसा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया गया है जो कि 594 किलोमीटर, यानी अगर उसको लगभग 600 किलोमीटर कहें तो 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है और देश का इतना लंबा पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब वो एक्सप्रेसवे वो जो पूरी तरीके से नया है, इसमें 1 मीटर भी रोड कोई पुरानी इस्तेमाल नहीं हुई है।